टॉपिक है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एकांक धनावेश से मतलब है एक बहुत ही छोटा सा चार्ज, जिसको हम बोलेंगे Q0। तो ये जितने फोर्स का अनुभव करेगा उसी को हम कहेंगे एकांक, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी आता कहाँ से है विद्युत क्षेत्र? जैसे कि यहाँ पर कोई चार्ज रखे हैं, बड़े बड़े चार्ज रखे हैं, तो अगर हम यहाँ पर कहीं लाके एक बहुत छोटा सा चार्ज रख दें जिसको हम एकांक धनावेश बोल रहे हैं, तो एक बहुत छोटा सा एकांक धनावेश हमने रख दिया Q0। तो अब क्या होगा, या तो ये इसको धक्का मारेगा यहाँ से, या तो ये इसको खींच लेगा, या तो इसको रिपेल कर देगा, प्रतिकर्षित करेगा या आकर्षित करेगा। तो वो कितनी स्पीड से कर रहा है, कितनी फोर्स से कर रहा है ये वाले चार्ज को, ये कहलाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब कितना तीव्र है। तो ये तीव्रता बताता है। अब माना विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा परीक्षण आवेश, इसी को हम परीक्षण आवेश भी कहते हैं क्योंकि हम इसमें परीक्षण कर रहे हैं, यह है Q0, तथा आवेश पर F बल का अनुभव किया जाता है, इस पर F बल लग रहा है। तो बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? E बराबर F/Q0, ये इसकी तीव्रता हो जाएगी। अब इसको अगर हम अदिश रूप में देखते हैं, ये तो हो गया सदिश में। सदिश क्या कहलाएगा? जब ये इस पे लाइन बनी रहती है तो ये सदिश होता है ये, क्योंकि दिशा बता रहा है, और अदिश में इसको हटा देंगे तो ये अदिश हो जाएगा, ये कोई दिशा नहीं बताएगा। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल व परीक्षण आवेश के मान के अनुक्रमानुपाती, मतलब मान के अनुपात के बराबर होती है। मतलब F जो है, अब यहाँ से F की वैल्यू निकाल लो, तो Q0 को साइड ले जाओ तो Q0 ही हो गया, बस यही बोला गया है। अब ये जो राशि है सदिश राशि है, क्योंकि फोर्स जो है किसी एक डायरेक्शन में ही लगता है। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? E बराबर F/Q0 का, तो E का मात्रक बराबर F का मात्रक, Q0 का मात्रक, सबका मात्रक रख दो, तो E का मात्रक आ जाता है, इसका होता है न्यूटन, इसका होता है कूलम, तो न्यूटन होता है ma, मतलब m हो गया द्रव्यमान, a होगा त्वरण। आवेश को हम क्या लिखते हैं? आवेश Q बराबर AT, a हो गया हमारी धारा, t हो गया टाइम। तो यहाँ पर द्रव्यमान का क्या होता है? m, एक्सेलरेशन त्वरण का क्या होता है? LT⁻², ये होता है। धारा के लिए हम लिखते हैं a, और समय के लिए लिखते हैं t। तब ये जब t ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। a ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा कितना? mLT-3a-1। तो ये आ जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। फिर उसके बाद देखते हैं विद्युत बल रेखा और विद्युत क्षेत्र रेखा क्या क्या होती हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखा खींचा गया वह कार्यान वक्र है, मतलब ऐसा वक्र जो कार्य कर रहा है, जिस पर पृथक्कृत स्वतंत्र एकांक धनावेश गमन कर सकता है। मतलब यहाँ अगर कोई प्लस चार्ज रखा है, बहुत बड़ा प्लस चार्ज, यहाँ पर कोई माइनस चार्ज रखा है, तो अब क्या होता है कि ये भी याद रखने वाली बात है, ठीक है। दो टाइप के चार्ज हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव। अब पॉजिटिव चार्ज जो होता है उसमें से रेखाएं बाहर निकलती हैं, ठीक है, बाहर क्यों निकलेंगी पॉजिटिव से। और जो नेगेटिव होता है उससे क्या होता है, उससे उसमें रेखाएं आती हैं अंदर की ओर। ये विद्युत बल रेखाएं हैं, ये क्या होगा, ये इसके अंदर की ओर आएंगी, जैसे कि यहाँ देखो ये नेगेटिव से निकल रही हैं और पॉजिटिव में आती है। अब अगर हम दो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आसपास रख दें तो क्या होगा, जो रेखाएं पॉजिटिव से निकली हैं वो नेगेटिव में आ जाएंगी। जैसे कि देखो यहाँ पर आ गई है, तो ये क्या हो रहा है, एक बंद वक्र बना लिया इसने, सीधा यहाँ से निकली और यहाँ चली गई, यहाँ से निकली यहाँ चली गई, तो ये एक वक्र बन गया है पूरा का पूरा बंद। ये अलग से बताया गया कि ये पॉजिटिव में से निकलती हैं और ये नेगेटिव में अंदर की ओर आ रही हैं।
अब ये जो रेखाएं हैं हमें आँखों से नहीं दिखेंगी। देखो एक तो चार्ज आँखों से नहीं दिख रहा है, जो कंघी पे आ रहा है। हाँ ये जरूर कह सकते हैं जब बिजली कड़क रही है तो दिख रही है, वो इतनी मात्रा में चार्ज है को दिख जाता है। लेकिन जैसे वो कंघी पर चार्ज था, यहाँ कंघी पर चार्ज था, वो तो हमें नहीं दिखता कि कितना चार्ज है। तो एक तो हमें चार्ज भी नहीं दिख रहा और ऊपर से जो इसकी विद्युत बल रेखा है वो भी नहीं दिखती, लेकिन वो होती हैं। जैसे कि यहाँ पर है ये चार्ज है और ये इसकी जो है ये विद्युत बल रेखाएं हैं, लेकिन कोई तो फोर्स है जो कि वहाँ लग रही है, तो हमें दिखती नहीं है लेकिन होती है, ये हो रही है। ये प्लस की और ये माइनस की चार्ज हो गया। ये ऐसी रेखाएं होती हैं। देखो यहाँ से निकली, यहाँ को अंदर आ गई, तो ये नेगेटिव में आती है, पॉजिटिव से निकलती हैं। अब अगर इसी के बीच में हम कोई चार्ज उठा के रख दें, यहाँ से छोटा सा चार्ज रख दें बिल्कुल, तो वो क्या होगा, वो इस लाइन के आसपास चलने लगेगा, वो ऐसे ही चलता जाएगा और इधर पर नेगेटिव के पास आ जाएगा। अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो, क्योंकि पॉजिटिव तो उसको धक्का मारेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो वो नेगेटिव की ओर आकर्षित हो जाएंगी। तो वो चार्ज अपने आप यहाँ 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 चलते चलते यहाँ तक चला जाएगा। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा चुंबक लिया अपन ने, ठीक है, चुंबक के हम पास में यहाँ कोई कील रख दें तो क्या होता है, वो धीमे धीमे खिसक खिसक के इसमें आके चिपक जाती है। लेकिन बीच में होता क्या है, तो बीच में यही ऐसे ही लाइनें होती हैं, उसी लाइन के ऊपर वो चलते चलते आ जाती है। लेकिन ये होता है कि वो लाइन हमें दिखती नहीं है। तो इसी को कहते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं। वो रेखाएं ऐसी रेखाएं जो हमें दिखती नहीं है लेकिन वहाँ होती हैं। तो पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज पर आती हैं। अब इनके कुछ गुण भी होते हैं, कौन कौन से, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती हैं। अभी जो हमने बताया धनावेश से निकलती है, तो धनावेश से प्रारंभ होगी और ऋणावेश पर समाप्त हो जाएंगी, ऋणावेश में चली जाएंगी। सेकंड, एकल आवेश की स्थिति में, मतलब अगर एक आवेश है तो उसमें क्या होगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं अनंत से प्राप्त होती हैं। मतलब अभी तो यहाँ दो आवेश रखे थे तो हमें दिख रहा था कि यहाँ पॉजिटिव से निकला, नेगेटिव पे आ गया। लेकिन अगर एक ही आवेश रख दें तो फिर हम क्या बोलेंगे कि कहाँ से आ रही हैं, हमें तो नहीं पता। तो हम उसको बोलेंगे कि अनंत से आ रही हैं और अनंत पर जाके समाप्त हो जा रही हैं। पॉजिटिव पे अनंत से आ रही हैं और नेगेटिव पे अनंत पे जाके समाप्त हो जा रही हैं। पॉजिटिव से जा रही हैं और नेगेटिव में आ रही हैं। फिर तीसरा है विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। अगर ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं थी, अगर हम यहाँ पर बोलें कि कहीं पर भी कोई छोटा सा चार्ज रख दें तो ये हमें बताती है कि वहाँ पर कितनी तीव्रता है और आगे कितनी है। इधर ये लाइन हमें ये बताती है, जितना ज़्यादा पास है वो उतनी ज़्यादा तीव्रता से उसको खींच लेगी, तो उतना ज़्यादा वहाँ पर बल लगेगा। फिर है दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। अब यहाँ से जैसे एक लाइन निकली, यहाँ से लाइन निकली, तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से एक लाइन निकल के सीधा काटते हुए यहाँ बीच में से यहाँ को आ गई, तो फिर यहाँ से ऐसे कहीं भी कुछ भी जा रही, ऐसा नहीं होगा। सब सिस्टमेटिक होगा। ये एक जाएगी, फिर यहाँ से साइड से दूसरी निकलेगी, तीसरी निकलेगी, कोई एक दूसरे से टक्कर नहीं होगी, कुछ एक दूसरे को रेखाएं काटेंगी नहीं, ऐसे नहीं करेंगी, ठीक है, ये नहीं होगा। तो ये सीधा सीधा आराम से जाएगी, एक दो। फिर उसके बाद है विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। मतलब ये, अब जैसे यहाँ पर ये बहुत फैल रही है, यहाँ पर ये जब पास पास है तो सिकुड़ गई है, यहाँ और ज़्यादा दब गई, यहाँ पर बिल्कुल देखो तो ये एक रस्सी की जैसे है, जैसे रस्सी हो जाती है वैसे ये भी है। फिर विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं। अब जैसे यहाँ पर कोई चालक है, इस पर हमने कहा इस पर चार्ज है, इसमें से अगर विद्युत रेखाएं निकलेंगी तो कैसे निकलेंगी, बिल्कुल सीधी निकलेंगी। या फिर अगर हम बोले कि यहाँ पर हमने कुछ चार्ज रख दिया प्लस क्यू, और अब जो विद्युत रेखाएं निकल रही थी ऐसी निकल रही थी, तो अगर हम यहाँ पर कोई एक कुछ रॉड रख दें या कुछ भी रख दें तो उसमें से सीधी सीधी लाइंस बन के जाएंगी। तो यही बताया गया। और चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं शून्य होती हैं। अब जैसे कि चालक में हमने ले लिया एक लोहे की बॉल ले ली जो कि अंदर से खाली है, कुछ भी नहीं है, तो जो चार्ज है, जो विद्युत बल रेखाएं हैं, वो क्या होगा, वो इसके अंदर नहीं जाएंगी,
उधर से साइड होते हुए ऐसी निकल जाएंगी, यहाँ से ऐसी निकल जाएंगी, लेकिन इसमें से बीच में से तो बिल्कुल भी नहीं निकलेंगी। फिर आखिरी और क्या है कि प्रबल विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के अनंत निकट अर्थात सघन होती हैं और दुर्बल क्षेत्र में एक दूसरे से दूर होती हैं। मतलब ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है ये ज़्यादा प्रबल है। मतलब यहाँ पर अगर हम कोई चार्ज रखेंगे तो फटाक से यहाँ जाके लग जाएगा, वो यहाँ पर इसके पास में चला जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर कोई चार्ज रखेंगे तो आराम से वो उस पर बल लगेगा धीमे धीमे। तो यहाँ वो क्या है, ये दुर्बल है, और यहाँ पर ये क्या है, ये प्रबल है। तो जहाँ बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ देखो बहुत सारी मात्रा में है, इतने से एरिया में 3-4 लाइन आ गई और इतने से एरिया में सिर्फ एक आ पाई। तो यहाँ दुर्बल है और यहाँ पर प्रबल है। ये इसके इतने गुण हैं विद्युत क्षेत्र रेखाओं के। अब हम देखते हैं बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की। अब हमें यहाँ से स्टार्ट होता है ज्ञात करना कि हम अगर सबसे पहले इसके लिए क्या बोला है, प्लस क्यू चार्ज, यहाँ छोटा सा चार्ज रख दिया है, ये बड़ा वाला चार्ज रखा है प्लस क्यू, और यहाँ एक छोटा सा चार्ज ले लिया हमने क्यू नॉट। जहाँ भी क्यू नॉट की बात होगी मतलब बहुत ही कम चार्ज है, छोटा सा चार्ज है। तो हमें ये बताना है, अब देखो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो क्या होगा कि ये इस पर कैसा वाला बल लगाएगा, ये इसको धकेलेगा, मतलब ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, इसको पास नहीं खींचेगा, इसको धक्का देगा। तो फोर्स जो है वो इस साइड लग रही है इसकी फोर्स, और एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हैं, आर दूरी पर रखे हैं। तो यहाँ यही बताया गया कि माना किसी बिंदु ओ पर, ये है वो बिंदु ओ, इसको मान लेते हैं ओ, ओ पर रखा है प्लस क्यू आवेश स्थित है, और इस आवेश से आर दूरी पर बिंदु पी है, इसको हमने मान लिया बिंदु पी है, ये वाला, ये जो क्यू नॉट रखा है ये पी बिंदु पर रखा है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है कि यहाँ पर कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, तो माना बिंदु पी पर एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट है, तब कूलम का नियम क्या बोलता है, ये हमने कूलम का नियम देखा था, F बराबर 1/4πε0। यहाँ जो के है ये कुछ और ही बताता है, ठीक है, इसको उससे मत सोच लेना कि वो 1/4πε0 वाला के है। फिर Q1 Q2, तो Q2 की जगह हम क्या रखेंगे, Q0 रखेंगे, और Q1 की जगह ये बड़ा वाला Q रख देंगे अपॉन में R²। यहाँ जो K है ये माध्यम का परावैद्युतांक है। अब क्या हो रहा है, तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, अभी तीव्रता वाला फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था कि E बराबर होता है F/Q0। अब क्या करेंगे, ये F की वैल्यू उठा के हम इसमें E में रख देंगे, तो रख दिया हमने फॉर्मूले में ये F की वैल्यू को पूरा का पूरा, और Q0 तो है ही, तो अब यहाँ पर भी Q0 है, यहाँ पर भी Q0 है, एक दूसरे से क्या करेंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा इतना। अब क्या हुआ कि माध्यम जो है वायु में रखा है, अभी कुछ वहाँ बीच में कोई भी चीज़ नहीं रखी, तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगा E बराबर 1/4πε0 Q/R²। तो ये हमारे पास आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके लिए, जब पॉइंट चार्ज हो, यहाँ पर कोई अच्छा बड़ा चार्ज रखा हो पॉजिटिव, और यहाँ पर एक छोटा सा चार्ज रखा हो Q0, इसको कितनी कितनी फोर्स से उस साइड धक्का देगा, इतने से, इतनी इसकी विद्युत तीव्रता होगी। तो E बराबर विद्युत क्षेत्र होगा E बराबर 1/4πε0 Q/R²। अब हम देख लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या कहलाते हैं। इसको हम डाइपोल भी बोलते हैं इंग्लिश में, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिमाण के विजातीय आवेशों के निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। मतलब अगर हमने यहाँ प्लस क्यू चार्ज रखा और यहाँ पर एक माइनस क्यू चार्ज रखा है, और इन दोनों के बीच की दूरी 2a है, तो ये कहलाएगा डाइपोल। ये होता है डाइपोल, यहाँ एक प्लस चार्ज है, यहाँ एक माइनस चार्ज है, लेकिन वो क्या है, एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, क्योंकि प्लस में से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं वो कहाँ चली जाती हैं, माइनस में।
तो इस तरह से एक जुड़ गए हैं, तो ये क्या कहलाएंगे हमारे डाइपोल। अगर हम 2 चार्ज ले लेते हैं और एक चार्ज होगा तो कोई डाइपोल नहीं कहलाएगा वो। एग्जाम्पल में जैसे क्या जाता है नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, जहाँ पर भी N2 H2 O2 ऐसे लगे हों, मतलब कि ये क्या है, ये गैस है। तो आदि ऐसे अणु होते हैं जिनमें धनावेशों और ऋणावेशों के केंद्र संपाती होते हैं, ये इसके एग्जाम्पल है। और H2O HCl ये पानी हो गया, ये HCl हो गया, ये NH3 हो गया। ऐसे अणु जिनमें धनावेश के द्रव्यमान केंद्र और ऋणावेश के द्रव्यमान केंद्र जो है संपाती नहीं होते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, ये भी हमारे डाइपोल्स में आ जाएंगे। फिर आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा। तो वैद्युत द्विध्रुव मतलब जो डाइपोल है वो आघूर्ण मतलब उसका घूमना। तो अभी हमने डाइपोल देख लिया, अब डाइपोल घूम रहा है, डाइपोल कैसे घूमेगा, क्या होगा। तो वैद्युत द्विध्रुव के किसी आवेश और द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल को उसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसको हम कैसे बताएंगे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो हम इसको P कैपिटल P नहीं कैपिटल स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। अब क्या है, हमने यहाँ क्या लिया है, एक डाइपोल में क्या क्या होता है, प्लस चार्ज होता है प्लस q, और एक माइनस q चार्ज होता है, ये जोड़े होते हैं। तो आवेशों माइनस q आवेशों से निर्मित वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों के बीच की, अब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 2a दूरी पर होनी चाहिए हो। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण कितना हो जाता है, अगर हमें निकालना है कि वो कितने परिमाण से मतलब कितने उससे घूम सकता है, तो वो होता है P बराबर Q इंटू 2a। P बराबर Q इंटू 2a, तो ये इसका फॉर्मूला होता है, 2QA भी बोल सकते हैं। अगर लेकिन हम इसका अगर दिशा में बताएं कि इसकी कुछ दिशा है, वो साइड ही घूम रहा है, तो वो जाएगा 2QA, और यहाँ P कैप आ जाएगा, P कैप उसकी डायरेक्शन बताता है। तो जहाँ पर ये लिखा P कैप और जो P वेक्टर है ये क्या बताते हैं, एकांक सदिश है। इस प्रकार वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है क्योंकि दिशा बता रही है, और इसकी दिशा कहाँ से कहाँ होगी, ये देखो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो इसकी दिशा होगी ऋणावेश से धनावेश की ओर। तो ये डाइपोल जो है इस साइड जाएगा, ये ऋणावेश है, ऋणावेश से कहाँ जाएगा, धनावेश की ओर, द्विध्रुव अक्ष के अनुदिश होती है, तो इस तरह से जाएगा। अब मात्रक क्या होता है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक है कूलम इंटू मीटर। कूलम इंटू मीटर कहाँ से आया, क्योंकि P बराबर 2QA ये हो गया। तब 2 का तो कोई मात्रक होगा नहीं, Q का मात्रक क्या होगा कूलम, और A का मात्रक क्या होगा, A जो है दूरी है, तो दूरी हो जाएगी मीटर। ठीक है, तो कूलम इंटू मीटर। फिर विमेय सूत्र, विमेय सूत्र कैसे निकालेंगे इसका, P बराबर P बराबर Q इंटू 2A। अब पहले सबसे पहले Q का विमेय सूत्र रख दिया, फिर 2A का विमेय सूत्र रख देंगे। तो चार्ज जो है, चार्ज का विमेय सूत्र होता है AT, और लंबाई का होता है L, और M यहाँ 0 है तो M0 LTA, ये हमारा इसका विमेय सूत्र हो गया।